आज केल्विन एब्सोल्यूट थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एक्सप्लेन करेंगे और इसमें जनरली कंफ्यूजन रहता है और थोड़ा समझ में भी नहीं आता है, तो सोचा कि इसको अपलोड किया जाए। तो देखिए, केल्विन जो स्केल है उसकी एक ये स्पेशल प्रॉपर्टी है कि केल्विन स्केल इज थर्मोडायनेमिक स्केल। जैसा कि हेडिंग में लिखा है कि ये थर्मोडायनेमिक स्केल है, जो काम थर्मोडायनेमिक स्केल करता है वो हमें सेल्सियस डिग्री में जो हम लेते हैं स्केल वगैरह या फ़ारेनहाइट में, वो काम जो है थर्मोडायनेमिक स्केल जैसा नहीं होता। इसलिए थर्मोडायनेमिक स्केल जो कि केल्विन ने एक ऐसी प्रॉपर्टी को बेस करके बनाया था कि जो केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। हम जैसे ये लेते हैं डिग्री सेल्सियस का, उसमें मरकरी जो है, जो थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो मरकरी के एक्सपेंशन पर डिपेंड करता है। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर ऐसा स्केल है या ऐसा थर्मामीटर है जो केवल टेम्परेचर की प्रॉपर्टी पर ही डिपेंड करता है। तो हमने जब पढ़ा था कार्नो साइकिल में हमने एक चीज़ निकाला था कार्नो साइकिल में कि यदि एक रिवर्सिबल इंजन, यदि कोई एक रिवर्सिबल इंजन है और यदि सोर्स का टेम्परेचर कितना है T2 और यदि सिंक का टेम्परेचर कितना है T1 और इसके बीच में एक यदि रिवर्सिबल इंजन वर्क कर रहा है और T2 सोर्स से ये रिवर्सिबल इंजन Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और T1 सिंक को यदि ये Q1 हीट रिजेक्ट कर रहा है, तो एक ऐसा रिवर्सिबल इंजन जो सोर्स T2 और सिंक का टेम्परेचर T1 के बीच में काम कर रहा है, सोर्स T2 से सोर्स जो कि टेम्परेचर T2 पे है वहाँ से Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और सिंक जो कि टेम्परेचर T1 पे है उसको ये Q1 हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो हमने पढ़ चुके हैं, जब हमने कार्नो साइकिल पढ़ी थी, दैट एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन या एफिशिएंसी ऑफ कार्नो इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस Q2 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 is equal to 1 minus T1 upon T2, where Q1 is heat rejected at temperature T1 of sink and Q2 heat absorbed from the source at the temperature T2. तो यहाँ हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट हमने देखा कि ये जो एफिशिएंसी है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या रिवर्सिबल इंजन किस पर डिपेंड करती है? केवल टेम्परेचर ऑफ सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 1 Q1 अपॉन Q2 is equal to, ये हो गया 1 माइनस, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 किस लिखा जा सकता है कि ये जो फंक्शन है दैट इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 कॉमा टेम्परेचर T1 एंड T2 पर ये एफिशिएंसी डिपेंड कर रही है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट Q1 अपॉन Q2 is equal to 1 माइनस, या इसको अभी इसको 5 रहने देते हैं और ये देख लेते हैं कि ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 और T2 का है। ये एफिशिएंसी टेम्परेचर T1 और T2 पर डिपेंड करती है।
तो Q1 अपॉन Q2 इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, दैट 1 माइनस एफ T1 एंड T2। फर्दर अगर इसको रिवर्स कर दें, देन वी कैन राइट दैट Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल टू, इसको भी कर देते हैं 1 माइनस एफ T1 T2। तो इसको हम एक नया फंक्शन दे सकते हैं, दैट Q2 अपॉन Q1 इज फंक्शन ऑफ T1 एंड T2 where phi is a new function जो कि टेम्परेचर T1 एंड T2 का ही फंक्शन है। तो ये तो हमने उस इंजन की बात करी, रिवर्सिबल इंजन की, जो T2 और T1 के बीच में वर्क कर रहा है। अब देखिए, मान लीजिए हम एक और इंजन ले लेते हैं, हम इसी तरीके से हम इस तरीके से देखते हैं कि T2 और T1 ये सोर्स का टेम्परेचर है और T1 सिंक का टेम्परेचर है। मान लीजिए जो पहला रिवर्सिबल इंजन है, जो फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन है, वो Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और ये जो है Q1 T1 टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है Q1। अब इस टेम्परेचर जो इस इंजन ने T1 इंजन पर जो हीट रिजेक्ट हुई है Q1, वो Q1 हीट जो है एक तीसरा इंजन जो है थर्ड रिवर्सिबल इंजन इस Q1 हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है T1 टेम्परेचर पर और इसको T3 टेम्परेचर पर रिजेक्ट कर रहा है। अब जो है हमारे दो इंजन है रिवर्सिबल इंजन, इसमें Q जो पहला इंजन है वो T2 टेम्परेचर से Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और Q1 जो है T1 पर रिजेक्ट कर रहा है Q1 हीट को, और इसी Q1 हीट को एक दूसरा रिवर्सिबल इंजन ले रहा है। अब ये जो है सोर्स का काम कर रहा है और ये T3 सिंक का काम कर रहा है। तो T1 सोर्स से ये Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और T3 को जो है Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए अब हम लगाएंगे, इसके लिए तो हम ले चुके Q2 अपॉन Q1। अब इसी तरीके से यहाँ Q1 हीट एब्जॉर्ब हो रही है और Q3 जो है रिजेक्ट हो रही है। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, दैट Q1 हीट एब्जॉर्ब और Q3 हीट रिजेक्ट इज फंक्शन ऑफ, ना वो किस पर डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर T1 एंड टेम्परेचर T3 पर डिपेंड करेगा। अब हम एक और रिवर्सिबल इंजन लेते हैं जो डायरेक्ट T2 और T3 के बीच में काम कर रहा है। T2 से Q2 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और Q3 हीट रिजेक्ट कर रहा है T3 पे। तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इसकी एफिशिएंसी होगी Q2 अपॉन Q3। इसी तरीके से ये फंक्शन ऑफ किस किस का हो जाएगा, T2 एंड T3 का। तो ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन जो थर्मोडायनेमिक स्केल की जो मैं आपको स्पेशल फीचर्स बता रही थी कि इसमें कभी भी हमको जो इसका जीरो है वो लास्ट होगा। इस केल्विन थर्मामीटर के जीरो से नीचे कोई भी हमें टेम्परेचर नहीं मिलेगा। एक तो ये चीज़ मिलेगी, एक दूसरा चीज़ हमको ये मिलती है कि ये थर्मोडायनेमिक स्केल है, तो हम डायरेक्ट ये पता लगा सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल देख के, हम एब्जॉर्ब्ड हीट और रिजेक्टेड हीट का हम रेशियो निकाल सकते हैं यदि हमें सोर्स और सिंक का टेम्परेचर यदि हमें थर्मोडायनेमिक स्केल पर पता हो। तो देखिए, और फिर यदि हमें एफिशिएंसी पता लग जाएगी, हमें सोर्स और सिंक का टेम्परेचर पता लग जाएगा, तो हम हीट एब्जॉर्ब और हीट इवॉल्व आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्केल से। तो ये हमने निकाल लिया। तो ये यहाँ से हम ये प्रूफ करेंगे कि थर्मोडायनेमिक स्केल पर जो टेम्परेचर है उसमें सोर्स और सिंक का रेशियो वही आता है जो हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड का रेशियो आता है। ये सब मैं ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं प्रूफ कर रही हूँ
कि केल्विन स्केल पे जो थर्मामीटर जो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का जो रेशियो आएगा वो रेशियो किसके बराबर होता है, सोर्स हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्टेड के रेशियो के बराबर होता है। तो ये हम प्रूव करने के लिए इतना सब कर रहे हैं। तो अब ये यहाँ पर आ गया। अब देखिए, यदि मैं इसको इक्वेशन 1 कहूँ, this equation 1 and this is equation 2 and this is equation 3, then multiply equation 1 and 2, multiply equation 1 and 2, then we get Q2 upon Q1 into Q1 upon Q3 is equal to phi T1 T2 multiplied by phi T1 and T3. It means that Q2 upon Q3 is equal to phi T1 T2 into phi T1 and T3. बट Q2 Q3 क्या है, हम ये लिख सकते हैं, दिस मीन्स phi T2 T3 is equal to phi T1 T2 into phi T1 and T3. अब हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं कि हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे T1 नहीं है, जबकि राइट हैंड साइड में T1 है, T2 एंड 3 जो फंक्शन है वो T1 T2 का है और T1 T3 का। इसका मतलब हम ये चाहेंगे कि हमारे राइट हैंड साइड से T1 एलिमिनेट हो जाए। तो उसके लिए हमारा फंक्शन कैसा होना चाहिए, उसके लिए हमेशा फाई जो है T1 T2 यदि इस नेचर का होगा f T1 f T2 अपॉन f T1, यदि इस नेचर का होगा तो हम लिख सकते हैं दैट फाई T2 T3 is equal to f T2 अपॉन f T1। इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं f T1 अपॉन f T3। इसका मतलब ये जो है हमारा जो आया, हमारा T1 इसमें से एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे जो फंक्शन का नेचर आ गया। इट मीन्स हम जो इक्वेशन हमारी थी ये f T2 T3 जो किस नेचर का है, दिस मतलब f T2 अपॉन f T3 where f is again new function of temperature। तो अब देखिए हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन थी, जो हमने ये माना था कि दैट हमारा आया था हीट एब्जॉर्ब अपॉन, ये हमारा आया था फंक्शन ऑफ T1 एंड T2। तो ये किस नेचर का हो गया, दैट Q2 अपॉन Q1 इज इक्वल कैन बी रिटन एज T2 अपॉन T1, क्योंकि जैसे हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। यदि तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये यहाँ पर जो है एक चीज़ और देख लीजिए, T2 टेम्परेचर इज हायर देन T1 और यहाँ पर T1 टेम्परेचर इज हायर देन T3। तो हमने इसको माना, तो इसको लिखा था अभी दैट यदि इस नेचर का है तो फाई T2 T3 इज इक्वल टू, हम कैसे लिख सकते हैं, f T1 का हम लिख सकते हैं f T2 अपॉन f T1 लोअर टेम्परेचर, फिर यहाँ पर फिर हायर टेम्परेचर T1 एंड अपॉन ये T3 लोअर टेम्परेचर।
तो इस तरीके से हमने देखा कि Q2 अपॉन Q1 जो है ये फंक्शन जो है किसका हो गया, FT2 और FT1 का। ये हमने इस तरीके से लिख लिया। तो इसमें हम एक चीज़ बड़ी कॉमन सी देख रहे हैं कि हमने देखा सोर्स से सिंक जो है हीट Q2 ले रहा है, इट मीन्स Q2 इज ग्रेटर देन Q1। सिमिलरली सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा है सिंक के टेम्परेचर से, तो दैट T2 टेम्परेचर इज ग्रेटर देन T1। तो सिमिलरली हमारा जो फंक्शन होगा T2 is greater than function of T1. It means that this function is linear function of temperature. तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि यदि हम T2 और इस फंक्शन को स्केल पर टाउ से दिखाएं तो we can say that Q2 upon Q1 is equal to tau 2 upon tau 1। तो ये हमारा थर्मोडायनेमिक स्केल का टेम्परेचर है टाउ 2 एंड टाउ 1, जो कि हमको डायरेक्ट हीट सोर्स से कितनी एब्जॉर्ब हो रही है और कितनी सिंक को रिजेक्ट हो रही है, इन दोनों का रेशियो हमें डायरेक्ट टेम्परेचर पर मिल रहा है, ये थर्मामीटर पे मिल रहा है कि जिस टेम्परेचर पर हीट एब्जॉर्ब हो रही है और जिस टेम्परेचर पर हीट रिजेक्ट हो रही है, ये हीट एब्जॉर्ब और हीट रिजेक्ट का रेशियो वही है जो रेशियो सोर्स एंड सिंक का है। जो रेशियो सोर्स और सिंक के टेम्परेचर का रेशियो है वही रेशियो हीट एब्जॉर्ब्ड और हीट रिजेक्टेड का रेशियो। तो हमने ये यहाँ से निकाल लिया। अब देखिए हमने अच्छी तरीके से कार्नोट साइकिल में पढ़ा था दैट एफिशिएंसी, यदि Q2 हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम सोर्स T2 और Q1 हीट रिजेक्टेड एट सिंक T1, तो एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करी थी दैट ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 अपॉन T2। तो यहाँ पे अभी हमने ये देखा था कि Q1 और Q2 का रेशियो था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस टाउ 1 अपॉन टाउ 2, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, Q1 is heat rejected, Q2 is heat absorbed, and T1 is the temperature of sink and T2 is the temperature of source। मान लीजिए हम इस T1 जो टेम्परेचर है सिंक का उसको आइस पॉइंट बोल रही हूँ मैं। इस बात पे ध्यान दीजिए, मैं क्या बोल रही हूँ, आइस पॉइंट। इसका मतलब अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस। केल्विन ने जो टाउ 1 रखा दैट वाज द आइस पॉइंट, और जो T2 था दैट वाज द स्टीम पॉइंट, एंड टाउ T उन्होंने कौन सा लिया, स्टीम पॉइंट। देखिए आर्बिट्रेरली फिक्स किए होते हैं ये टेम्परेचर, किसी ने बर्फ़ को जमा उसको 0 दे दिया, आर्बिट्रेरली फिक्स क्या होता है, अपने मन से रख लिया। हम कोई भी टेम्परेचर इसको दे सकते थे, लेकिन स्केल 0 रखने पे हमारा छोटा बना। तो उन्होंने भी, केल्विन ने भी क्या किया कि लिए तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट, किसके लिए, अपने केल्विन स्केल बनाने के लिए, थर्मोडायनेमिक स्केल बनाने के लिए उन्होंने भी जो पॉइंट डिसाइड किए वो कौन कौन से थे, आइस पॉइंट एंड स्टीम पॉइंट। तो अब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 दिस इज इक्वल टू टाउ T2 माइनस टाउ 1 अपॉन टाउ T, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं दैट स्टीम पॉइंट माइनस आइस पॉइंट अपॉन this steam point, this is equal to tau 2
माइनस टाउ 1 अपॉन टाउ। ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि इस तरीके से जो पॉइंट लिए, सोर्स का पॉइंट कौन सा लिया, स्टीम पॉइंट लिया, और सिंक का पॉइंट कौन सा लिया, आइस पॉइंट लिया। तो हम एक इस तरीके का आइसोथर्मल बना सकते हैं। तो मान लीजिए जो पहला आइसोथर्मल है जो कि स्टीम पॉइंट पर है, और दूसरा आइसोथर्मल जो है आइस पॉइंट पर है, ठीक है। और इसको ये आइसो क्या है, ये एरिया कौन सा है, ABCD। इसके बाद हम दे सकते हैं कि ये EF है, और इसके बाद जो है इसको हटा देते हैं, और ये LM मैं दे देती हूँ, ये कोई दूसरा आइसोथर्मल। तो ये स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट का ये स्टीम पॉइंट का ये एक आइसोथर्मल है AB, और दूसरा CD जो है दूसरा आइसोथर्मल है जो कि आइस पॉइंट का है। तो उन्होंने क्या करा कि इस आइसोथर्मल AB और CD, ये दो आइसोथर्मल के बीच में उन्होंने इस एरिया से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, वर्क कैलकुलेट करते हैं। तो इस एरिया को उन्होंने छोटे छोटे कार्नट साइकिल में बांट दिया, और इस तरीके से किस तरीके से करा, स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट को उन्होंने 100 मतलब डिवीजन कर दिए इस एरिया के। इस कंप्लीट साइकिल के ABCD साइकिल के जो एरिया था, उस एरिया को उन्होंने 100 डिविजन्स कर दिए। तो नेचुरली देखिए क्या होगा कि इस तरीके से ये 100 डिवीजन होंगे जब साइकिल के, तो ये दूसरा आइसोथर्मल बनेगा, ये तीसरा आइसोथर्मल बनेगा, ये चौथा लगेगा, ये पांचवा, इस तरीके से हमारे कितने बन जाएंगे, 100 आइसोथर्मल। तो यहाँ से हीट एब्जॉर्ब हुई कितनी, Q2, और ये सोर्स का टेम्परेचर कितना है, T2, और सिंक का टेम्परेचर कितना है, T1। तो यहाँ Q2 से क्या होगा कि हीट एब्जॉर्ब की, और ये वाला यहाँ पर रिजेक्ट होगी कितनी, Q1। फिर ये हीट फिर एब्जॉर्ब हो जाएगी, और फिर ये हीट जो है यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, फिर इस वाली साइकिल पे जो है फिर निकल जाएगी। तो इस तरीके से हमारे 100 पार्ट बने हुए हैं, 100 पार्ट हैं, और हमारा ये जो एक एफिशिएंसी है साइकिल की एफिशिएंसी, तो वो जो कार्नट इंजन है वो किस किस के बीच में काम कर रहा है, वो T2 और T1 के बीच में काम कर रहा है। इस पॉइंट को ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि ये हमारे यदि पूरी साइकिल है, तो हमारे यदि हम इसे एक इंजन मानेंगे तो वो हमारा किसके बीच में काम कर रहा है, T2 एंड T1 के बीच में। लेकिन अब हमने उसी एरिया को कितने में डिवाइड कर दिया, 100 में डिवाइड कर दिया। तो जो एक छोटी साइकिल बनेगी, वो साइकिल इस पूरे इंजन का कितना पार्ट एब्जॉर्ब करेगी, 1/100। यानी इस छोटे से इसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होगा, इस पूरे एरिया का कितना एब्जॉर्ब होगा, 1/100 इस छोटी सी साइकिल में, जो पहले नंबर की साइकिल है। तो वो 1/100 को केल्विन ने किससे दिखाया, 1 डिग्री से। उसको दिखाया कि जो 1/100 हीट का जो पार्ट है, जो ये छोटी सी साइकिल जो एब्जॉर्ब कर रही है, वो किसके बराबर मानी जाएगी, वो 1 केल्विन के बराबर, या वो उसका वो क्या होगा, 1 डिग्री होगा।
एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से वो आपको समझ में आएगा। तो हमने देखा कि जो हीट 1/100 इस साइकिल में, जो छोटी सी साइकिल में एब्जॉर्ब हो रही थी, उसको केल्विन ने क्या नाम दिया कि दैट इज 1 डिग्री। अब इसके आगे आते हैं, तो ये तो हमारा स्टीम पॉइंट हो गया, दिस इज आवर आइस पॉइंट एंड दिस इज आवर स्टीम पॉइंट T2। तो अगर हम इसके बाद इस साइकिल पे आए तो फिर हम इसी तरीके से पार्ट कर सकते हैं, तो फिर जो है हीट ट्रांसफर होगी, छोटी से छोटी साइकिल में ट्रांसफर होती चली जाएगी। इसी तरीके से फिर हम इसके भी पार्ट कर लें, इसके भी पार्ट कर लें, इसके भी पार्ट कर लें, तो फिर इस तरीके से हीट जो है फिर इन छोटी छोटी साइकिलों में से पास होती चली जाएगी। तो फिर लेकिन एक यहाँ का लास्ट का टेम्परेचर LM जो आइसोथर्मल ऐसा होगा जिसके नीचे कोई टेम्परेचर नहीं होगा। केल्विन ने देखा कि इस LM आइसोथर्मल के नीचे हमारी हीट रिजेक्ट ही नहीं हो रही है। हीट रिजेक्शन के लिए क्या जरूरी है कि एक ऐसी सिंक मिले जो कम टेम्परेचर पे हो, लेकिन यहाँ तो LM के नीचे कोई ऐसी सिंक मिल ही नहीं रही है जिसका कि इस LM आइसोथर्मल से लोअर टेम्परेचर हो, जबकि यहाँ पर हर 1 डिग्री का अंतर है। पहला जो है नीचे वाले से 1 डिग्री ज़्यादा होगा, या ऊपर वाला नीचे वाले से 1 डिग्री ज़्यादा होगा, या नीचे वाला ऊपर वाले साइकिल से 1 डिग्री कम होगा। लेकिन जब यहाँ आए ऐसे करते 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 हीट रिजेक्ट हुई, हीट रिजेक्ट हुई, हीट रिजेक्ट हुई, फिर एब्जॉर्ब हुई, लेकिन यहाँ पर तो सिस्टम ने हीट दी ही नहीं। क्यों नहीं दी? क्योंकि हीट तब निकलेगी जब हीट को पास होने के लिए या फ्लो होने के लिए एक लोअर टेम्परेचर की जरूरत होगी, लेकिन यहाँ पे तो कोई लोअर टेम्परेचर था ही नहीं। तो ये एक ऐसा सिंक था जो कि जहाँ पर हीट रिजेक्ट हो ही नहीं सकती। तो केल्विन ने इस सिंक के इस टेम्परेचर को 0 केल्विन माना और कहा कि इस 0 केल्विन एक ऐसा टेम्परेचर है सिंक का जहाँ पर हीट रिजेक्ट हो ही नहीं सकती, क्योंकि सिंक जो है ऐसे लोएस्ट टेम्परेचर पे है जिसके नीचे कोई और लोअर टेम्परेचर हो ही नहीं सकता। तो केल्विन ने इस स्केल को क्या बोला? 0 केल्विन। तो हम देखते हैं कि 0 जो वास्तव में जो केल्विन का जो 0 है उसके नीचे कोई भी टेम्परेचर नहीं होता। अब इसकी स्पेशलिटी देखिए, इसमें जो स्पेशल फीचर्स हैं, कि हमने ये देखा कि एक तो हमको ये पता लग गया कि हीट एब्जॉर्ब हीट रिजेक्टेड का रेशियो जो है डायरेक्ट सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर होता है। अब देखिए क्या है कि मान लीजिए हमारे सोर्स का टेम्परेचर तो है, हम कहें मान लीजिए हमारा टेम्परेचर सोर्स और सिंक के टेम्परेचर में क्या अंतर है। मान लीजिए हम कहें कि एक -30 डिग्री सेल्सियस पर है और एक -250 डिग्री सेल्सियस पर है। तो आप पहले कहेंगे, अब पहले तो आपको यही लगेगा कि कौन सा सोर्स का है कौन सा सिंक का है, लेकिन केल्विन स्केल में डायरेक्ट क्या होगा, केल्विन स्केल में हमारा क्या बना होगा, जैसे ये 23 होगा और ये हमारा कितना होगा, दिस इज 250 जो है, दिस इज 273 और ये 30 डिग्री सेल्सियस। तो 273 - 30 में से आप ये बताएंगे तो कितना आ जाएगा, 240 केल्विन, और ये आपको कितना मिलेगा, 23 केल्विन। तो ये चीज आपको केल्विन में सीधी साफ दिखाई देगी कि 240 केल्विन और 23 केल्विन। ये केल्विन स्केल में इस तरीके से लिखा होगा। तो जैसे आप जानते हैं कि ग्रेविटी में हमेशा चीज ऊपर से नीचे ही जाती है, ठीक इसी तरीके से केल्विन स्केल में भी हीट
हीट जो है ऊपर का, यदि ऊपर से नीचे जा रही है तो हमने देखा कि इसमें हमें डायरेक्ट जो है पॉजिटिव में मिला है और इसमें हमें नेगेटिव मिलता ही नहीं है। इसमें जो है नो नेगेटिव टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, नो नेगेटिव टेम्परेचर इज देयर, नो नेगेटिव टेम्परेचर and below 0 Kelvin no temperature exist, नो टेम्परेचर एग्जिस्ट, क्योंकि हमने प्रूव किया है कि हमारी हीट फ्लो ही नहीं हो रही है। तो बिलो 0 केल्विन नो टेम्परेचर एग्जिस्ट। तो एक तो मैंने आपको ये बहुत अच्छी चीज़ बताई कि हम डायरेक्ट देख लेते हैं सोर्स और सिंक का टेम्परेचर, और यदि जैसे केल्विन स्केल नहीं होता, मान लीजिए केल्विन स्केल नहीं होता, तो हमें मान लीजिए आपको सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है 500 केल्विन और सिंक का टेम्परेचर दिया हुआ है मान लीजिए 200। तो और दूसरा, ये पहला इंजन है फर्स्ट रिवर्सिबल इंजन, और दूसरा सेकंड रिवर्सिबल इंजन जो है उसका मान लीजिए सोर्स का टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 100, और सिंक का दिया हुआ है मान लीजिए 30। तो 100 केल्विन मान लो हमारे पास यदि नहीं होता केल्विन स्केल, तो हमें सिंक का हम ये जानते हैं कि हमारी एफिशिएंसी सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो हम ऐसे बोल देते कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी और इसकी एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि इसका डिफरेंस कम है 70 ही है और इसका डिफरेंस कितना है 200। लेकिन केल्विन स्केल से ही हमें पता लगा कि एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट इंजन कितनी है। उसका तरीका डिपेंड तो टेम्परेचर पर डिफरेंस पे करती है, लेकिन निकालने का जो एफिशिएंसी वो है किस इस फॉर्मूले पर डिपेंड करती है। 1 माइनस ये हो जाएगा 200 अपॉन 500, यानी इसका मतलब कितना हो गया 1 माइनस 0.4, इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 0.6। और दूसरे इंजन की देखिए वो कितनी है 1 माइनस 30 अपॉन 100। तो ये आया आपको मिला 1 माइनस 0.3, इट मीन्स 0.7। तो हमको ये केल्विन स्केल मालूम नहीं होता, तो हम जो है डायरेक्ट ऐसे इस तरीके से यदि हम एफिशिएंसी निकालते तो हमारी एफिशिएंसी गलत हो जाती। हम फर्स्ट इंजन की हम देखते हैं इसमें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि ये फर्स्ट इंजन जो है ज़्यादा एफिशिएंट होगा और इसमें डिफरेंस केवल 70 का है, तो ये जो इंजन है वो कम एफिशिएंट होगा। लेकिन जब हमने टेम्परेचर थर्मोडायनेमिक स्केल के बाद जब हमने एफिशिएंसी निकाली तो देखा कि ये निकालने के तरीके से हमारी एफिशिएंसी इसकी 0.6 आई और इसकी 0.7 आई। तो ये भी हमें थर्मोडायनेमिक स्केल का एक एडवांटेज है। और थर्ड जो है हम ये देख सकते हैं कि इसमें जो है हमें डायरेक्ट जो है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर हमको डायरेक्ट उसमें मिलता है, एब्सोल्यूट स्केल में मिलता है। हमें उसे किसी तरीके से कन्वर्ट करने की 273 प्लस माइनस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्ट जो है हम जो है इसमें हमारे सब पॉजिटिव बने होते हैं और जो है हमारा 0 केल्विन वो 0 है जहाँ पर नो रिजेक्शन ऑफ हीट, किसी भी प्रकार से जहाँ सिंक पर हीट रिजेक्ट नहीं होगी, सिंक का वो टेम्परेचर केल्विन ने माना 0 केल्विन। फिर फर्दर जो उन्होंने 1-1 डिग्री करा, वो जिस तरीके से सेल्सियस
जो 100 स्टीम पॉइंट और आइस पॉइंट के बीच में उन्होंने 1-1 डिग्री का अंतर किया था, लेकिन वो मरकरी के वॉल्यूम एक्सपेंशन से उन्होंने निकाला था। लेकिन यहाँ पर जो केल्विन ने निकाला डायरेक्ट कि एक इंजन की जो एरिया है उसको 100 भागों में डिवाइड किया और एक हर जो डिवीज़न को 1 डिग्री माना, उस 1 डिग्री में कितनी हीट एब्जॉर्ब और रिजेक्ट हुई, वो रेशियो किसको माना गया, 1 डिग्री को मान गया। तो इस तरीके से हमको केल्विन में जो है डायरेक्ट हमको सारे की सारे पॉजिटिव टेम्परेचर मिलते हैं, 0 से नीचे हमें कोई नेगेटिव टेम्परेचर नहीं मिलता। तो इस तरीके से हमारा थर्मोडायनेमिक स्केल वास्तव में एक ऐसा टेम्परेचर है जो बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है, और यही एक ऐसा थर्मामीटर है जो थर्मामीटर से हम क्या नापते हैं, टेम्परेचर नापते हैं। तो थर्मामीटर ये एक ऐसा थर्मामीटर है जो टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है। तो इसमें जो है काफ़ी स्पेशलिटी हैं, इसलिए इस केल्विन टेम्परेचर को हम जो है काफ़ी बेटर टेम्परेचर मानते हैं थर्मोडायनिक्स में यूज़ के लिए एंड एफिशिएंसी निकालने के लिए। दैट्स ऑल।